ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमें कहा गया इस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर, और फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पॉइंट्स के साथ ब्रैकेट में s लिखने का मतलब ये है कि हो सकता है एक या एक से ज्यादा भी मिले, जितने भी मिले ढूंढने। which are closest to the circle x square plus y square minus 24y plus 1 to 8 is equal to 0। तो देखिए इस कर्व के ऊपर हमें पैराबोला के ऊपर उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल के सबसे नजदीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना हो तो पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमें मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो हमें पता है राइट हैंडेड पैराबोला है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। पहले चेक कर लें कहीं ये दोनों कर्व एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट तो नहीं करती हैं। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, आपको बताया था, इन दोनों को अगर चेक करना हो कि इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, तो दोनों को मिला के इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहें तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें, मगर x की वैल्यू डाल के इसमें वैसे भी पता कर सकते हैं। एक और एक आसान तरीका है, देखिए ये जो हमारे पास सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल का सेंटर है हमारा 12,0,12, यानी इसका सेंटर है y एक्सिस के ऊपर, और इसका जो रेडियस है फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमें पता है, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, इससे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये जो सर्कल है हमारा इस वाई एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर लाई कर रहा है, जो कि काफी ऊपर है 4 0,12 पॉइंट पे, और रेडियस इसका है सिर्फ 4, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट देखिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं और 4/y स्क्वायर इसमें रखूं, तो जो इक्वेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, जिसको सॉल्व करना आसान नहीं हो रहा, थोड़ा मुश्किल आ रहा है। मगर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर है 12,0, रेडियस है हमारा 4, तो ये वाला पॉइंट 0,8 होगा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 4 और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हो ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला के बाहर है। ठीक है, ये वाले जो दोनों के दोनों पॉइंट है इस पैराबोला के बाहर है, और आप इस तरह से ये भी पता कर सकते हो कि ये जो लाइन है हमारे पास इस पैराबोला को अगर कट करेगी, ये वाली लाइन कट तो जरूर करेगी। अगर ये पैराबोला इस तरह से बढ़ेगा, इस पैराबोला को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो ये लाइन इसको कट जरूर करेगी, मगर वो कट कहाँ जाके करेगी, वो इस x इज इक्वल टू 4 से आगे जाके कट कर रही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 जो लाइन है हमारी, अगर मैं इसको रखूं y इज इक्वल टू 8 इस पैराबोला की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 8 लाइन देखिए इसको कहाँ कट कर रही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 64। यहाँ पर जब हम y इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64। 64 इज इक्वल टू 4x, यानी कि x इज इक्वल टू 16। तो देखो ये बहुत आगे जाके 16,8 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब ये सर्कल पूरा पूरा इससे ऊपर ही है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो सर्कल है इस पैराबोला को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, ये इसका नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट वाली पोजीशन में होगा। क्योंकि अगर टच कर रहा होता या इंटरसेक्ट कर रहा होता, दोनों केसेस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा सीधा 0 बोल सकते थे, और वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता, वही वो हमारा आंसर होता जो इस पैराबोला के ऊपर होता, जो इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होता। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, तो हमने एक और तरीका अपनाया, ढूंढा किस तरह से पता चला कि ये सर्कल इस पैराबोला को ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है।
अब ढूंढते हैं हम इसमें कॉमन नॉर्मल के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, या इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा पैराबोला, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ये हमें पैराबोला और सर्कल दिया हुआ है। सर्कल का जो सेंटर है वो हमें पता है कहाँ पर है, 0,12 पे, और रेडियस है 4, और ये पैराबोला है हमारा, और हमें फाइंड आउट करना है इस पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट जो इस सर्कल के सबसे नजदीक हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये प्रॉपर्टी हम अगर इसमें यूज करें तो ये सेंटर को सी लिख लेते हैं। चलिए ये पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर क्यों मान लेता हूँ, तो ये जो अगर पॉइंट पी इस सर्कल के सबसे नजदीक पॉइंट है तो ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पी जो पॉइंट है, इसको अगर हम फाइंड आउट कर ले तो ये अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो हम इस पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से भी मिल जाएगा, क्यू की जरूरत नहीं है, मगर हमें पॉइंट पी ढूंढना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, मगर वो भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर पॉइंट पी मिल जाए तो। अब इसको ढूंढने के देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के ऊपर लाई कर रहा है, तो अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करने की कोशिश करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है a t स्क्वायर, सॉरी, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। मगर यहाँ पर इस केस में a की वैल्यू क्योंकि 1 है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक लेना चाहें तो t स्क्वायर कोमा 2t, इस तरह से ले सकते हैं। अब t को ढूंढने के लिए भी आगे हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि अगर मैं इस पॉइंट p पे देखे स्लोप ऑफ नॉर्मल लेता हूं एट p, और मैं स्लोप ऑफ pq लेता हूं या pc लेता हूं, pc और pq की स्लोप एक ही बात है, तो pc वही लाइन है जो पॉइंट p पे नॉर्मल है, तो दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। अब देखिए कर्व की इक्वेशन से dy अपॉन dx अगर मैं फाइंड आउट करूं पैराबोला से तो इसकी वैल्यू आपको दिखे ये 2 अपॉन y आ रही है, आप डेरिवेटिव करके देख सकते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो वो माइनस dx बाई dy की वैल्यू होगी इस पॉइंट q पे, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर 2/y है तो ये माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्योंकि इस पॉइंट पे हमने 2t ली है तो ये माइनस टी आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा आ रहा है माइनस टी। अब यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ पीसी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, दोनों के कोऑर्डिनेट को अगर मैं यूज करूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल y2 माइनस y1 2t माइनस 12 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 0, ये हमें मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे मिलेगा माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 2t माइनस 12, या एक तरफ करके लिखा जाए तो टी क्यूब प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमें t के अंदर क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है। अब अगर मैं t को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसके लिए देखिए हिट एंड ट्रायल से पहले हमें एक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, क्यूबिक इक्वेशन है तो t की वैल्यू 2 रखने पर देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। t को 2 रखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस 4 माइनस 12 ये 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब एक तो t की वैल्यू आ रही है 2, और हो सकता है कुछ और भी वैल्यू मिले, तो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए टी क्यूब माइनस प्लस 2t माइनस 12, इससे हमें सॉल्व करके एक पता चला कि इसकी एक रूट जो है वो 2 होगी, तो t माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अगर t माइनस 2 इसका फैक्टर है तो आप इसको t माइनस 2 से डिवाइड करके इसका बाकी जो फैक्टर है क्वोशिएंट है वो भी ढूंढ सकते हो।
इसके लिए मैं इसको टी क्यूब प्लस 2t माइनस 12 को डिवाइड कर लेता हूँ t माइनस 2 से, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर से जाने के बाद टी क्यूब माइनस 2t²। आफ्टर दैट ये मिलेगा 2t² प्लस 2t माइनस 12, देन प्लस 2t, तो ये आ जाएगा 2t² माइनस 4t। सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6t माइनस 12, देन प्लस 6, तो 6t माइनस 12। तो इसका मतलब इसका जो बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो होगा t² प्लस 2t प्लस 6। मगर आप देखिए यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें t की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, कारण इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें तो b² माइनस 4ac यानी माइनस 20 ये नेगेटिव आ रहा है, b नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी आएंगे, तो हमें t की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी 2। अगर t की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी तो q के कोऑर्डिनेट जो थे वो हमने माने थे at² 2at, a की वैल्यू 1 थी, तो ये देखिए 4,4। तो हमें इस कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट था, q लिख दिया मैंने, शायद गलती से p लिखना था यहाँ पे, इस पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट है ये मिल जाएंगे 4,4, और ये इस पैराबोला के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इस कर्व के सबसे नजदीक है, 4,4। अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए अभी सर्कल और पैराबोला के बीच में, तो इसके लिए देखिए पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं पी क्यू को इस तरह से भी लिख सकता हूँ पी सी माइनस सी क्यू, वो इसलिए क्योंकि पी सी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, आपके पास पी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट है, तो पी सी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो ये 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 का स्क्वायर इस तरह से मिल जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस यहाँ पर 8 आएगा 64, दैट इज रूट ऑफ 80, जिसे मैं 4√5 लिख सकता हूँ। और ये जो सी क्यू है ये सर्कल का रेडियस है देखिए, और सर्कल का रेडियस हमें यहाँ से मिल रहा था 4 सर्कल की इक्वेशन से, तो आप इसको पी क्यू को अगर मिनिमम डिस्टेंस को दोनों कर्व के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 4√5 माइनस 4, तो ये मिनिमम डिस्टेंस भी आ जाएगा और ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको किया इस तरह से, इसको करने का एक और तरीका भी हमारे पास था। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहते हैं पी के, तो इसके लिए एक तो ये मेथड था हमारे पास जो हमने अभी किया कि हमने पॉइंट पी पे स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढी और स्लोप ऑफ पीसी ढूंढी। एक और मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, वो भी देख लीजिए जरा। हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला की इक्वेशन थी, और x² प्लस y² माइनस 12y प्लस 128 इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास थी सर्कल की इक्वेशन, और हमने इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है या पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट ढूंढना है जो सर्कल के सबसे नजदीक है क्यू। उसके लिए सेकंड मेथड देखिए क्या होगा। ये सर्कल का सेंटर था सी, सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल रहे थे 0,12, और हमें इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट चाहिए था जो इसके सबसे नजदीक हो सर्कल के, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो हमारा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, तो ये हमने वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इसके कोऑर्डिनेट हमने माने थे 2t t² 2t, ये हमने एज्यूम किया था। अगर हम इसको t को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक तो जैसे स्लोप को कंपेयर करके किया, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 11th क्लास में y² इज इक्वल टू 4ax, इसमें किसी भी पॉइंट p पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हो t, इस पे टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, तो दोनों के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है एट p पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर t दिया हो, इस पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax की बात हो रही है, ये सभी के लिए नहीं होती, तो ये थी y इज इक्वल टू x अपॉन t प्लस at, ये टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला होता है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पी। इसके लिए भी हमारा फार्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ATQ। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस केस में इसे यूज करना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर उसके टी दिए तो ये इक्वेशन अगर हम यूज करें तो इस केस में ए की जो वैल्यू है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप ए को 1 यूज कर सकते हैं, तो माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब ये लिख सकते हैं। अब t को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये नॉर्मल इस सर्कल का जो सेंटर है c, इसमें से पास कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,12। तो ये जो पॉइंट c है 0,12, ये इस कर्व की इस नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 12 यहाँ पे रख सकते हैं, तो माइनस 12x t प्लस 2t प्लस टी क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हमने इसको लिखा तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास टी क्यूब माइनस 10t। सॉरी, हमने यहाँ पे छोटी सी लगता है मिस्टेक कर दी है कुछ, हाँ बिल्कुल कर दी है। हमारे पास इस केस में x को 0 और y को 12 रखना है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, x की जगह मैंने गलती से 12 और y को 0 रख दिया था। तो c x की जो वैल्यू है वो 0 यहाँ पर, और y की वैल्यू जो 12 है वो यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। देखिए वही सेम इक्वेशन मिल गई जो हमें पहले मिली थी, टी क्यूब प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जिससे सॉल्व करके भी हमने देखा सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 2t की 2, बाकी दो वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आ रही थी, अभी हमने किया था, इसको देख सकते हैं इस पेज पे, ये अभी हमने सेम इक्वेशन सॉल्व की थी। तो देखिए दो तरीके हैं हमारे पास करने के, मगर यहाँ पे ये जो मैंने मेथड यूज किया ये स्टैंडर्ड केस के लिए एप्लीकेबल है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, क्योंकि इसके लिए ये नॉर्मल ये टेंजेंट और ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। मगर इससे पहले जो मैंने आपको मेथड बताया ये हमारा जर्नल मेथड है, ये यहाँ पे पैराबोला ना होके कोई भी और कर्व होती तो भी हम इसी तरह से यूज करके t को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल को करने का मेथड रहता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। इसमें जो लॉग है वो हमारा नेचुरल लॉग है, बेस ई के साथ है। अब अगर हमें इन दोनों कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो देखिए पहले जरा दोनों कर्व्स को ध्यान से, जो ई पावर एक्स है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हमें पता है ये ई पावर एक्स है, और इसी तरह से log ऑफ x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये log ऑफ x। ये वाला जो पॉइंट है हमारा x एक्सिस के साथ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और y एक्सिस के साथ ये पॉइंट 1,0 होता है log x के लिए, और e पावर x के लिए 0,1 होता है। ये है हमारा log ऑफ x, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया है gx, और ये है fx। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें पता है बाय प्रॉपर्टी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसका मतलब हमें अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये पॉइंट P और Q ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर हम ये पॉइंट P और Q फाइंड आउट कर लें, या इन पॉइंट्स पे दोनों टेंजेंट की इक्वेशन, तो हम P Q डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे मिलेगा, देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P और Q के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, उसके लिए देखिए पॉइंट P हमने फर्स्ट कर्व के ऊपर लिया है, तो लीजिए इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं x अल्फा लिखूं तो y कोऑर्डिनेट हम e पावर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं q के कोऑर्डिनेट लिखता हूं बीटा, तो y कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं मैं इसका log ऑफ बीटा। तो देखिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये
अल्फा ई पावर अल्फा बीटा एंड लॉग ऑफ बीटा, ये सॉरी कर्व दिखाई दे रही है, इसके अंदर अगर हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, पॉइंट पी और क्यू फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए देखिए पी और क्यू के अंदर हम कोशिश करेंगे दो इक्वेशन बनाने की। वो दो इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है देखिए। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को देखूं, पी पॉइंट पे जो नॉर्मल है फर्स्ट कर्व का, क्यू पॉइंट पे नॉर्मल है सेकंड कर्व का, दोनों सेम है। पी पॉइंट पे फर्स्ट कर्व का नॉर्मल और क्यू पॉइंट पे सेकंड कर्व का नॉर्मल दोनों एक ही है, पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है हमारा, इसकी हम स्लोप ढूंढ सकते हैं तीन तरीके से। कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं देखिए। अगर मैं कहूँ स्लोप ऑफ पी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, slope of normal at point P to the curve y is equal to e power x, और मैं कहूँ slope of normal at Q to the curve y is equal to log of x, ये दोनों एक ही होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट P पे जो फर्स्ट कर्व का नॉर्मल है और पॉइंट Q पे सेकंड कर्व का नॉर्मल है वो दोनों एक ही है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। और यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। तो ये तीन तरह से मैं इसकी स्लोप निकाल के इक्वेट कर सकता हूँ, मगर ये मिलेगी कैसे देखिए। अगर हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँ एफ डैश एक्स, तो वो मुझे मिलेगा ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स इस कर्व के ऊपर सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो इस पॉइंट पी पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप बताना चाहूँ, ये पूछा जाए, तो वो कह सकते हैं एफ डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा यानी ई पावर अल्फा इस पॉइंट पी पे फर्स्ट कर्व पे टेंजेंट की स्लोप है। मगर हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, तो देखिए नॉर्मल की जो स्लोप है यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 अपॉन ई पावर अल्फा। सेम इसी तरह से देखिए जो दूसरी कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू या जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, इससे अगर हम g डैश एक्स फाइंड आउट करें तो ये आएगा 1/x। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है सेकंड कर्व के लिए। सेकंड कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं क्यू पॉइंट के ऊपर बात करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होना चाहिए g डैश बीटा विच इज 1/बीटा, मगर ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट और हमें चाहिए इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लिख सकते हो माइनस बीटा। तो देखो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास देखिए पी और क्यू पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से भी अगर इस लाइन की स्लोप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस तरह से। तो लॉग ऑफ बीटा माइनस ई पावर अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए इस तरह से मैं इस लाइन की जो स्लोप है वो तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ये जो स्लोप हमने फाइंड आउट की है, पहली स्लोप आई थी -1 अपॉन ई पावर अल्फा, दूसरी स्लोप थी हमारे पास माइनस ऑफ बीटा, और तीसरी स्लोप थी हमारी लॉग ऑफ बीटा माइनस ई पावर अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। अगर अब हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। पहले मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो देखिए बीटा और अल्फा में एक रिलेशन आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर अल्फा, या लिख सकते हो ई पावर माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं, फर्स्ट और थर्ड को ले लो चाहे सेकंड और थर्ड को, चले काम करते हैं, हम बीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को। इस तरह से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूं और बीटा को एलिमिनेट करना चाहूं, तो -1 अपॉन ई पावर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर है लॉग ऑफ बीटा। लॉग बीटा देखिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू ई पावर माइनस अल्फा है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग ऑफ ई पावर माइनस अल्फा दैट इज लॉग बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ मैं लॉग बीटा की जगह रख दूं माइनस अल्फा माइनस ई पावर माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पर ई पावर अल्फा है,
नीचे है हमारे पास बीटा, इसकी वैल्यू है 1/e⁻α माइनस अल्फा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास मिलेगी, इसमें से ऊपर से मैं यहाँ माइनस कॉमन निकाल लूँ और ये -1 इन दोनों का मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं e⁻α और इसका एलसीएम लेके ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ देखो अगर एलसीएम लूंगा तो e⁻α यहाँ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, e⁻α इंटू अल्फा प्लस e⁻α अपॉन 1 माइनस अल्फा e⁻α। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और एक तरफ सारी टर्म्स लिखने की कोशिश करूँ तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा e⁻2α इंटू अल्फा प्लस e⁻3α इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा e⁻α। इनको अगर हम एक तरफ करके लिखना चाहें तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी थोड़ा सा अजीब टाइप की, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इक्वेशन जो मिलेगी, चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, e⁻3α प्लस अल्फा इंटू e⁻2α, और उन दोनों को भी इधर ले आऊँ मैं, अल्फा इंटू e⁻α और -1 हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड में इन दोनों को उठा के इस तरफ लिख दिया, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, अल्फा इंटू e⁻α इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा है, e⁻α है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करने की, मगर इसमें सॉल्व अगर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करें। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना चाहूँ तो अल्फा को 0 रख के देखूंगा तो e⁻0 1, यहाँ पे ये 0 और ये -1 आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मगर इसमें ये कैसे डिसाइड होगा यार कि एक पॉइंट तो चलो मिल गया अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या और भी कोई संभावनाएं हैं, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कर्व दे रखी थी, एक थी log ऑफ x और एक थी हमारी e⁻x। दोनों कर्व के अगर हमने ग्राफ देखे, ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, तो इसमें ये बात पता चल रही है कि ये अगर e⁻x का ग्राफ है और ये log ऑफ x का ग्राफ है, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। उसके बाद इनका जो डिस्टेंस है, अगर आप इधर की तरफ आके देखोगे तो भी बढ़ता जा रहा है, अगर आप इधर चले जाएं तो भी बढ़ता जाएगा। अगर अल्फा 0 मिला है तो हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट लिया था p अल्फा कोमा e⁻α। अल्फा 0 है, ये कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू e⁻x, तो इसका मतलब e⁻α विच इज 1। तो ये वाला पॉइंट हमें इस कर्व के ऊपर मिल रहा है। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो देखिए बीटा और अल्फा के अंदर रिलेशन था, बीटा इज इक्वल टू था हमारे पास e⁻−α या 1/e⁻α। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा यहाँ पे रखूंगा तो ये आ रहा है 1। तो हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट लिया था q बीटा log ऑफ बीटा, ये कर्व थी हमारी y इज इक्वल टू log ऑफ x। इसके ऊपर ये पॉइंट 1,0 log बीटा log 1 की वैल्यू 0 आ रही है। अब फर्स्ट कर्व के ऊपर और सेकंड कर्व के ऊपर डायग्राम से आपको ये इसकी नेचर से साफ पता चल रहा है कि दो पॉइंट ऐसे नहीं मिल पाएंगे जहां पर ये दोनों अलग अलग एक दूसरे के पास में है, यानी कॉमन नॉर्मल। क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे आगे जा रहे हैं, ये इस तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड होता जा रहा है, मुड़ता जा रहा है, और ये नीचे की तरफ जाएगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से इधर पीछे की तरफ आके देखेंगे तो भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम डिस्टेंस एक ही पॉइंट पे आ सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो वो एक पॉइंट हमें मिल चुका है, तो हमें पता है कि फालतू और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और पॉइंट यहाँ से नहीं मिलेंगे। तो एक पॉइंट जो हमें मिला है अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 1, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कॉमन नॉर्मल है वो ये वाला है। ये पॉइंट P पे और Q पे जो हमारा नॉर्मल है, ये कॉमन नॉर्मल हो गया यहाँ पे, और ये इनके टेंजेंट्स हो गए। इनकी इक्वेशन ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है। तो देखिए पी क्यू जो हम फाइंड आउट करना चाहें तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट अब हमारे पास अवेलेबल है, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगी √2। अब
देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को जो किया है, इसको हमने जर्नल तरीके से किया है। मैंने जर्नल तरीका जो हमने किसी भी कर्व के केस में यूज करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मगर ये दोनों कर्व ना एक स्पेशल खासियत लेके आए थे। ये दोनों की एक खासियत है, दोनों के एक स्पेशल रिलेशन है, जिसको अगर आप पकड़ लो तो ये जो हम इतना लेंथी काम कर रहे हैं, जो हमने इस इक्वेशन को बनाया, फिर इसको सॉल्व किया स्लोप से। पहले मैंने पॉइंट पी पे नॉर्मल की स्लोप ली, फिर क्यू पे नॉर्मल की स्लोप ली, फिर पी क्यू की स्लोप ली, फिर दोनों को इक्वेट करके मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा में इक्वेशन बनाई दो, फिर उनको सॉल्व किया। वो इक्वेशन भी ऐसी मिली जिसको सॉल्व करना मुश्किल था, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व किया, फिर जाके मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली। अगर आप इन दोनों की खास प्रॉपर्टी को अगर ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में इतना लेंथी नहीं है। इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं अगर वो बात समझ लें। क्या है वो खासियत जो इनके अंदर है? देखिए, पहली कर्व थी हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x या e पावर x था, इसको हमने fx नाम दिया हुआ था। और दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू e पावर x, या जिसे हमने gx नाम दिया हुआ है। ये दोनों जो कर्व है हमारे पास log x, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम gx है या fx है। अगर ये e पावर x है और ये gx, ये हमारा log ऑफ x है। अब इन दोनों में एक रिलेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की इमेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x। अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर सकते थे। ये अगर हमारा e पावर x का और ये log ऑफ x का ग्राफ है, ये gx है हमारा log ऑफ x, और ये पहले वाला था हमारा y इज इक्वल टू ये fx इज इक्वल टू e पावर x। ये जो दोनों ग्राफ हैं, दोनों कर्व्स हैं, ये एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये दोनों एक दूसरे की इमेजेस हैं इस लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट। ये लाइन है हमारी y इज इक्वल टू x। अब देखिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले हम पॉइंट मान के चले थे कि पॉइंट P और Q दोनों कर्व्स के ऊपर हमारा सबसे नजदीक वाला पॉइंट है, तो इस तरह से हमने माना था कि ये PQ हमारा कॉमन नॉर्मल है, ये P और ये Q। अगर ये कॉमन नॉर्मल है और हमने P के कोऑर्डिनेट लिए थे अल्फा e पावर अल्फा, और Q के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे बीटा एंड लॉग ऑफ बीटा। अब हमने यहां से स्लोप इसकी इक्वेट की थी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, और इक्वेट किया था हमने इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q। ये हमने किया। तीसरा इसको पी क्यू के साथ भी इक्वेट किया था। उसको करने की बजाय देखे हम थोड़ा सा आसानी से हम इसको कर सकते थे। इसकी जो स्लोप आई थी हमारे पास वो ई पावर अल्फा, स्लोप ऑफ नॉर्मल सॉरी माइनस ई पावर अल्फा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आई थी हमारी -1 अपॉन ई पावर अल्फा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसके लिए आई थी हमारी माइनस बीटा। अब अगर ध्यान से देखें, अगर ये हमारे पास दोनों कर्व्स का नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए ये इसका टेंजेंट हो गया और ये इसका टेंजेंट है, क्योंकि ये दोनों लाइन y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट एक दूसरे की इमेजेस है। तो यहाँ पर अगर जब ये एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होंगी उस वक्त ये इस लाइन के भी सबसे ज्यादा नजदीक होंगी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट n ले लूँ इस लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू x के ऊपर, जब ये दोनों कर्व एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक आएंगी उस वक्त ये दोनों कर्व इस लाइन के भी नजदीक आएंगी, क्योंकि ये इमेजेस है एक दूसरे के इस लाइन के रिस्पेक्ट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट n होगा हमारा, ये जो पॉइंट n है, इससे ये जो कर्व है हमारी इस पोजीशन के अंदर जो मैंने पॉइंट n लगाया है, ये कर्व e पावर x इससे मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। और इसी तरह से ये दूसरी कर्व भी पॉइंट n से मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। यानी पॉइंट n से अगर पूछा जाए फर्स्ट कर्व का मिनिमम डिस्टेंस तो pn, और सेकंड कर्व का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो nq, और वो इक्वल भी होगा क्योंकि ये दोनों कर्व इस
लाइन के अबाउट एक दूसरे की इमेजेस है। अगर ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है पी एन और एन क्यू, तो हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट से किसी कर्व के साथ अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट से उस कर्व पे जो नॉर्मल डाला जाता है उसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा इस लाइन के पॉइंट से इसके ऊपर नॉर्मल है और यहाँ पर ये इसके ऊपर नॉर्मल है, और ये जो लाइन है ये लाइन अपने आप का टेंजेंट होती है, पता है अपने को। और इस लाइन का नॉर्मल यानी इस पॉइंट से अगर मैं इस कर्व के ऊपर नॉर्मल डाल रहा हूँ तो ये लाइन का भी नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पी क्यू लाइन है हमारी वो इस y इज इक्वल टू एक्स लाइन के परपेंडिकुलर है। हमें इस लाइन की y इज इक्वल टू एक्स लाइन की स्लोप पता है 1, तो हम इस लाइन की स्लोप भी लिख सकते हैं, स्लोप सॉरी, इस लाइन की स्लोप पी क्यू की हम लिख सकते हैं -1। मतलब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी या स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू है वो हमें सीधा सीधा -1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं, जिससे देखो वही सेम बीटा और अल्फा की वैल्यू हमें सीधा सीधा मिल जाएगी β1, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो e पावर अल्फा इज इक्वल टू 1 यानी अल्फा इज इक्वल टू 0, जिससे हमें पॉइंट पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट है अल्फा ई पावर अल्फा, क्यू के कोऑर्डिनेट बीटा ई पावर बीटा, ये सीधा इस तरह से भी मिल सकते हैं। हमें वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे हम जो पी क्यू डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो इन दोनों पॉइंट से उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो देखिए एक तो जर्नल मेथड होता है जो हम यूज करते हैं जो कि सभी के लिए होता है प्रॉपर्टी, जैसे कि कॉमन नॉर्मल ढूंढना है, पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मान के सॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर इक्वेशंस बनाते हैं। मगर कुछ क्वेश्चंस में अगर कोई खास प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाती है तो हमारा जो काम है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो थोड़ा इजी हो जाता है। इक्वेशन जो बनती है वो ऐसी बनती है कि हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना पड़ता है, वो कुछ क्वेश्चन में मिल जाती है मगर हमेशा नहीं भी मिलती। तो इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार थोड़ा जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं।